हे गाइस, स्वागत है आप सभी का बटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी समझा कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है, उसके 4 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि थे रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एंड ग्रे या फिर व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं डीएनए एंड आरएनए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स डीएनए एंड आरएनए की हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या होता है, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। चलिए, अब हमें जो आज अपना टॉपिक जहां से स्टार्ट करना है वो है आरएनए हस्तक्षेप। तो जानते हैं कि आखिर ये आरएनए हस्तक्षेप होता क्या है, इसका क्या वर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आरएनए हस्तक्षेप के बारे में बात करें तो ये जो है, ये एक जीन साइलेंसिंग तकनीक होती है, जो कि क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होते हैं, जिसमें हमने अभी आरएनए का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो होता क्या है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, उनके माध्यम से, उनकी हेल्प से जो भी लक्षित कोशिकाएं होती हैं, तो लक्षित कोशिकाओं में ये प्रोटीन संश्लेषण को रोकती हैं और उनकी गतिविधियों को, मेनली ये जो सेल्स होती हैं, वो घटा भी सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं। अब इनका फंक्शन जो होता है वो हमारे तरीके से नहीं होता है, वो एक बॉडी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि बॉडी जो है वो सेल्स जो है वो कम चाहती है या ज़्यादा चाहती है, कम नीड है या ज़्यादा नीड है। जैसे कि हमारी बॉडी, इंडियन ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में हम देखते हैं कि अगर हमें भूख लगी होती है तो क्या कहीं से मैसेज आता है कि आप खाना खा लो? नहीं, हमारा बॉडी जो है वो हमें सिग्नल देता है। हमारा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके बोलने लगता है, हमको फील होने लगता है, अजीब अजीब फील होने लगता है, प्यास लगती है तो गला सूखने लगता है। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी में जैसे सिस्टम होते हैं, तो सेम वैसे ही आरएनए भी जो है, ये एक मैसेंजर आरएनए होता है जो कि प्रोटीन उत्पादन में रोक सकते हैं। उसके अलावा कोशिकाओं को जेनेटिक पैरासाइट्स यानी वायरस एंड ट्रांसपोसोन से बचाने के लिए भी आरएनए हस्तक्षेप जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर ये आरएनए इंटरफेरेंस यानी जो आरएनए हस्तक्षेप है, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्यों ऐसा क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस। पहली चीज तो ये कि आपको सभी को पता है कि ह्यूमंस में डीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी से बिल्कुल भी रिलेट करने की गलती ना करें, और अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो जरूरत है आपको सैटरडे वाली क्लास को देखने की, ठीक है। अब उसका रीजन ये है कि अगर आपने जो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट क्लास में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर वही आपने नहीं समझी है तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए देखते हैं इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बीटी कॉटन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, न्यूज़पेपर आई होप पढ़ते होंगे, और अगर नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ना चालू कर दीजिए। तो बीटी कपास जो है, आनुवांशिक रूप से संशोधित अन्य फसलों के जो विरोध हो रहे हैं काफी ज्यादा, बीटी कॉटन का काफी ज्यादा विरोध किया जाता है। आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि क्यों किया जाता है, आखिर ये है क्या। तो जीएम क्रॉप्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था ना, उसी के तहत हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे तो अन्य फसलों का काफी ज्यादा, जैसे जीएम क्रॉप्स की जब हम बात करते हैं तो जीएम क्रॉप्स का काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। उसी विरोध को देखते हुए आरएनए हस्तक्षेप जो हो जाता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? भारत जो है वो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विनियमन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर रहा है। उसके अलावा आरएनएआई जो है वो प्रौद्योगिकी पर आधारित जो भी दवाएं होती हैं उनके हेल्प से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल जो है उसमें भी कमी लाई जा सकती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इंडिया के लिए ये तकनीक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल शामिल हो सकती है। या फिर हम ये कहें कि आने वाले दौर में ये जो तकनीक है, अगर भारत इसका विकास करता है तो एक अच्छी स्थिति साबित हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी लाई जा सकती है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें, मोटापा जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज
के टाइम पीरियड में हो चुकी, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारी बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जीते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापे की, और मोटापा जैसे ही आता है तो उससे मोटापा जो है वो यानी अगर एक बार आया तो कहते हैं कि बहुत जल्दी आसानी से जाता भी नहीं है, प्लस उसके अलावा प्रॉब्लम्स और काफी सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मोटापे को लेकर तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो ये भी काफी गंभीर समस्या बनती जा रही है। अगर आरएनए हस्तक्षेप का विकास, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो काफी ज्यादा ये इसकी भी जो बीमारी है, इससे काफी ज्यादा मोटापे से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन बीमारियों में भी प्रमाणित हो सकती है ये तकनीक। उसके अलावा एड्स एक बीमारी होती है, तो एड्स एक तरीके का बीमारी कह लीजिए या संक्रमण कह लीजिए, तो ये तकनीक जो है वो एड्स जैसे जो संक्रमण होते हैं उनके उपचार में भी महत्व रख सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया में ही, जैसे अगर आप बात करिए तो एड्स जो है वो इंडिया के अलावा कई देशों में, एशिया के कई देशों में एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है एड्स। और जो है यानी आरएनए तकनीक पर आधारित दवाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो कि इससे रिलेटेड जो भी दवाएं हैं तो उसमें बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि एक सही ढंग से कार्य किया जा सके। अब बात करते हैं एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का। आई होप स्लाइड नहीं होगी, हाँ जी नहीं है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इतना ज्यादा भी इसमें नहीं है। चलिए मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ खाली पेज में। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी आखिर हिंदी में से क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है एंटी सेंस तकनीक। टेक्नोलॉजी का बस आपको हिंदी कर देना है। बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं जैसे कैंसर हो गया, परजीवी और वायरल संक्रमण, जो कि डेली लाइफ में कहीं ना कहीं और जो है वो बढ़ती जा रही है। हमें आप लाइफ स्टाइल में देखिए, लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल ना होने के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो वहीं देखते हैं कि इन्हीं में जो प्रोटीन जो है उनका काफी ज्यादा उत्पादन करते हैं, जिसके कारण एक वैकल्पिक उपचार जो है वो एंटी सेंस तकनीक के रूप में किया जा सकता है। अब जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कैंसर ही हो गया, अगर एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, एंटी सेंस तकनीक का अगर विकास किया जाता है तो जैसे कि एक कैंसर जैसी बीमारी हो गई, आज भी इंडिया में देखिए कि उसका इलाज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से संभव नहीं है, और अगर है भी तो काफी ज्यादा कॉस्टलियर है। तो अगर एंटी सेंस तकनीक जो है वो डेवलप की जाती है तो एंटी सेंस जो है ये एक होता क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वहीं अगर हम उसकी बात करें, इससे पहले हमने जिसके बारे में पढ़ा यानी कि आरएनए हस्तक्षेप के बारे में पढ़ा, तो ये क्या था, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए था। बट एंटी सेंस टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो इसके बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की संरचना मैंने आपको बताई थी ना, इस टाइप से थी। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की स्ट्रक्चर था जो कि किसी भी कोशिका के अंदर जो है वो एमआरएनए स्टैंडर्ड जो है उनको वो करता है। उसके अलावा जैसे कि हम देखें कि कुछ एंजाइम्स वगैरह होता है तो उन एंजाइम्स को फिल वगैरह करके जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढा जा सकता है। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एंटी सेंस तकनीक की सहायता से टमाटर की एक नई किस्म का उत्पादन भी किया जा सकता है। और टमाटर की इस किस्म को मेनली जो है वो फ्लेवर सेवर के नाम से जाना जाता है, जो कि जल्दी खराब नहीं होती है। अब जैसे कि बहुत सारे मार्केट में टमाटर ऐसे भी आते हैं, अब देखिए जो मौसमी टमाटर होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। बट ये जो फ्लेवर सेवर नाम से जो टमाटर आएंगे मार्केट में, इनकी क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये जल्दी खराब नहीं होते और एंटी सेंस तकनीक की सहायता से कैंसर के इलाज की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं, जो कि काफी ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो है वो यही इम्पॉर्टेंट है। वहीं एंटी सेंस थेरेपी भी होता है। तो आखिर ये एंटी सेंस थेरेपी क्या है, तो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी में आपको ये लिख लेना है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, प्लस उसके अलावा और ये क्या हेल्प करेगा, फ्लेवर सेवर टमाटर का उत्पादन, जो कि जल्दी खराब नहीं होता। उसके अलावा कैंसर
तो इस तकनीक से यानी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से मेनली जो है वो यही 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है एंटीसेंस थेरेपी। आखिर ये एंटीसेंस थेरेपी क्या है? एंटीसेंस थेरेपी, इसमें मेनली आनुवांशिक विकार, जो भी संक्रमण, जो आनुवांशिक यानी जो जेनेटिक संक्रमण वगैरह हो जाते हैं, तो उनके उपचार में एक तरीका है जो थेरेपी है। इसमें जो है वो एक mRNA स्टैंडर्ड जो है, यानी रोगजनक अनुक्रम के आधार पर इसे संश्लेषित किया जाता है, जो अपचनीय यानी RNase-H को भी सक्रिय करके पैथोजेनिक जीन को ये क्या कर देता है, ये थेरेपी जो है वो बंद कर देती है। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि फॉर्मीवर्सिन CMV के इलाज के लिए भी इसे जो है विकसित की गई ये पहली एंटीसेंस एंटीवायरल दवा है, जिसे 1998 में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही लाइसेंस प्राप्त हो गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, यहां से डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि पेरेंट्स में जो जेनेटिक पैटर्न क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, बट अगर चलिए खैर बता ही देती हूँ, अगर नहीं भी किसी को पता होगा। तो देखिए, जब हम जेनेटिक पैटर्न के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो भी बच्चे के जीन्स वगैरह होते हैं, जो बिहेवियर या कोई भी एक्टिविटीज है, तो वो मेनली जो है वो पेरेंट्स से मैच करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में आज, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि जैसे ये बोला जाता है कि पूरे तरीके से जो बच्चे के लिए है वो रिस्पॉन्सिबल मदर है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स में ये फादर है, फादर एंड मदर, मेल में स्पर्म होता है, यानी फादर के पास मान लीजिए स्पर्म है, मदर में ओवम है। दोनों के पास जो है वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेडी में भी 23 क्रोमोसोम्स, यानी जेंट्स में भी 23 क्रोमोसोम एंड लेडी में भी 23 क्रोमोसोम। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स। अब जो सिंगल ये यानी 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हैप्लॉइड बोला जाता है। इसको भी हैप्लॉइड बोला जाएगा एंड इसको भी हैप्लॉइड बोला जाएगा। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं, जब ये 46 क्रोमोसोम मिलकर बनाते हैं तो उसे डिप्लॉइड बोला जाता है। ये किस तरीके से बच्चों के उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, बट वहीं कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आज की अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स में, या जो बेबी होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं जब आपको IVF पढ़ाऊंगी तो IVF के टाइम पे बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए अब अभी पहले हम पढ़ लेते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? देखिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग आखिर क्यों की जाती है? DNA फिंगरप्रिंटिंग का सबसे ज्यादा मोटिव ये होता है कि जो भी क्रिमिनल्स है, मेनली किसी ने कोई भी तरीके का, जैसे मान लीजिए कि क्राइम कर दिया, तो उन क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो उनका जैसे DNA वगैरह होता है तो उसका स्ट्रक्चर लिया जाता है। मेनली जो है जैसे कि इसमें होता क्या है कि उनका DNA लिया जाता है, किसी भी रूप में लिया जा सकता है। जैसे कि ये जो है ये जैविक तकनीक होती है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के अलग अलग उसमें वो लिए जाते हैं, जैसे क्या क्या, रुधिर, बाल, लार, वीर या फिर अन्य कोशिकाओं के स्रोतों की सहायता से उसके DNA की पहचान जो है वो सुनिश्चित की जाती है। इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे कि होता क्या है कि कोई भी क्रिमिनल है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, हाई प्रोफाइल कोई भी केस है, अब उसमें कोई भी चारा नहीं बच रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी ऐसा चारा नहीं बच रहा है पकड़ने के लिए, या फिर कभी कभी क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है लेकिन जो है
एग्जैक्ट सबूत ना होने के कारण भी हम कह सकते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई जाती है। तो उसमें किसी भी तरीके से उसका कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, बाल ले सकते हैं, लार वगैरह ले सकते हैं, या फिर वीर्य ले सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति जो है उस व्यक्ति की पहचान की जा सके। इसे इंग्लिश में जैसे हम कह सकते हैं कि ब्लड, सलाइवा, स्किन, सीमन। उसके अलावा ये जो है ये कहाँ पे भेजा जाता है, ये भेजा जाता है सीसीबीएम में। आखिर ये सीसीबीएम क्या है? सेंटर एंड सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि कहाँ है? हैदराबाद में। उसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी, जो कि सीबीआई है, तो उससे रिलेटेड जितने भी केसेस, जो भी जांच है, वो सभी यहीं पर किए जाते हैं। ठीक है। तो मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जैसे अगर हम और बात करें, तो इसमें मेनली सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बेसिकली कोई भी क्रिमिनल है उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। फर्स्ट टाइम 1984 में ब्रिटिश लिसेस्टर विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक थे एलेक जेफ्रेज द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी। तो अगर कभी कोई ये पूछे कि विकास कब किया गया, यूपीएससी में तो बिल्कुल एकदम यकीन है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाए तो सर यानी एलेक जेफ्रीज के द्वारा जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया गया था। और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक जो है वो लालजी सिंह को माना जाता है। तो अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए, यानी इंडिया के उसमें देखा जाए संदर्भ में, तो लालजी सिंह के द्वारा, ठीक है। ये तकनीक जो है वो अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो प्रत्येक जो मानव में पाई जाने वाली डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी जो डीएनए पुनरावृत्ति होती है, वो सभी में एक समान नहीं होती है। यानी किसी भी इंसान का जो डीएनए होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से होता क्या है कि हर इंसान में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं वही चीजें काफी सारी बता दी। जैसे सभी व्यक्तियों में 99.9% डीएनए जो होता है वो समान ही होता है, लेकिन फिर भी काफी मात्रा में ऐसे डीएनए होता है जो एक व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो भी क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल में की जाती है। उसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो भी इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें एक ये भी कहा जाता है कि एक विवादित बच्चे या फिर संदिग्ध व्यक्ति और दूसरा उसके माता पिता या फिर किसी भी नजदीकी संबंधी, जो यानी नजदीकी संबंधी का मतलब है कि रक्त संबंधी। तो जैसे कि कभी होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मान लीजिए कि मना कर देता है कि ये जो है ये मेरा बच्चा नहीं है, या इस टाइप से भी अगर कभी प्रॉब्लम आती है, तो उस तरीके से भी जो है वो डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है, जो भी है, एंड उसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो पता चल जाती हैं। सो इस तरीके से जो होता है उसमें मेनली जैसे हम बात करते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, यानी जो WC होती है, WC में ही डीएनए पाया जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें डीएनए नहीं पाया जाता है। उसके अलावा जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो उसमें काफी सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अलग अलग प्रकार की विधियां पाई जाती हैं, जैसे RELP यानी रिस्ट्रिक्शंस, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें जो है वो काफी सारी, जैसे एक प्रोसेस होता है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या अपनाया जाता है? फर्स्ट प्रोसेस ब्लड या जो ब्लड सैंपल होता है उसे लिया जाता है, एंड उसमें से कोई भी जैसे सुई वगैरह के माध्यम से ब्लड निकाला जाता है। फिर उसे क्या किया जाता है? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करके डीएनए को टुकड़ों में काटा जाता है। जो डीएनए होता है बॉडी का, उसे टुकड़ों में काटा जाता है, और इन्हीं टुकड़ों में यानी इलेक्ट्रोफेरेसिस विधि के द्वारा एर्गोस जेल की मदद से बैंड्स के रूप में इसे अलग अलग बैंड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और निकाल लिया जाता है, और डीएनए बैंड पैटर्न्स को नायलॉन झिल्ली में स्थानांतरित किया जाता है। जो
जैसे आपने कांच की देखी होंगी, जब ब्लड टेस्ट भी होता है तो ब्लड टेस्ट में भी एक छोटी सी इस टाइप से कांच की वो होती है, तो थोड़ा सा ब्लड निकाल के इस तरीके से मूव किया जाता है, तो उसी में ब्लड में क्या किया जाता है, नायलॉन झिल्ली में स्थानांतरित किया जाता है और रेडियो एक्टिव डीएनए जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है। अब इसमें होता क्या है कि इस प्रक्रिया में नायलॉन झिल्ली पर जो अलग अलग डीएनए होते हैं वो क्या होना चालू हो जाते हैं, सेपरेट होना चालू हो जाते हैं। और उस सेपरेट होने के बाद जो भी डीएनए होता है उसमें बैंड पैटर्न्स में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर रेडियो एक्टिव डीएनए पैटर्न को एक्सरे फिल्म में डालकर खुला छोड़ दिया जाता है, डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसमें जो विकसित हुआ पैटर्न होता है, यानी एक प्रतिरूप बन के एक प्रिंट टाइप बन के आ जाता है, उसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। जैसे आपने जो आपका थर्म्स होता है, तो थर्म में आप देखिएगा कि आपको काफी सारे स्ट्रक्चर मिलेंगी, या जब आपने कभी ना कभी कोई फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरते हुए भी आपने अगर आपने थर्म अपना वो किया होगा, स्कैन किया होगा, या कभी पेपर में ही लगाया होगा, तो पेपर में ही आप लगा के देखिएगा कि थर्म में आपके ऐसे छोटे छोटे इस टाइप से सारे स्ट्रक्चर्स बनकर आएंगे पेपर में। आप थंब अपना वो करके देखिएगा, तो इसी टाइप से वो प्रिंट के फॉर्म में आ जाता है, जो कि होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसमें अलग अलग उसमें फॉलो किया जाता है, जैसे कि अलग अलग फॉलो मेजर्स हो सकते हैं, जैसे कि किस तरीके से। सो सर्वप्रथम प्राप्त कोशिकाओं से डीएनए को अलग कर लिया जाता है, और यदि डीएनए की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा कम है तो उसे पीसीआर यानी पॉलीमरीज चेन रिएक्शन के द्वारा इसकी मात्रा को कई गुना तक बढ़ा लिया जाता है, अगर काफी ज्यादा डीएनए की मात्रा कम देखने को मिलती है। उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को एक निश्चित स्थानों से काटकर, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी काट दिया, एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है उनके पास, तो उसे एक निश्चित स्थान से काटा जाता है और वीएनटीआरएस यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स को अलग अलग कर लिया जाता है, जैसे अभी आपको बताया मैंने। उस फिर क्या किया जाता है, वीएनटीआर एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पुनरावृत्ति है, जो कि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग देखने को मिलती है। यानी आप ये मान के चलिए 99% सारी चीजें जो है वो ह्यूमंस में कहीं ना कहीं सेम होती है, बट वो सारा खेल जो है वो 1% में हो जाता है। वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो हर ह्यूमन में अलग होती ही होती हैं, जिससे सारी चीजें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर ली जाती। उसके अलावा जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस विधि का उपयोग कर इन वीएनटीआरएस को आकार यानी साइज दिया जाता है और फिर एक साइज में एक सीक्वेंस में लगाकर क्रमबद्ध किया जाता है, और फिर काफी सारी चीजें हैं जो चेक की जाती है, जैसे कि फिर उसके बाद सदर्न ब्लॉट तकनीक की सहायता से वीएनटीआरएस को नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन सीट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये मैं एक प्रोसेस आपको बता रही हूँ, बट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको मेडिकल में थोड़ा जाना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइएगा कि क्या पढ़ा रही हैं, कुछ भी एकदम समझ नहीं आ रहा, पूरा का पूरा ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है। उसके अलावा रेडियो लेबल्ड अणु जो कि एक जीनोम के पूरक होते हैं, जिनमें वीएनटीआरएस प्राप्त हुए हैं, उनको क्या किया जाता है, वीएनटीआरएस के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें जितने भी एक्स्ट्रा रेडियो लेबल्ड अणु होते हैं उनको पानी के द्वारा हटा दिया जाता है और फिर नायलॉन शीट पर एक्सरे फिल्म डालकर छोड़ दिया जाता है, जिसमें जो एक्सरे जो फिल्म होती है वो जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं उसमें निशान प्राप्त होते हैं, जिनमें जाकर रेडियो लेबल्ड अणु जुड़े थे, और फिर ये क्या हो जाते हैं, ये एक साथ मिलकर उसमें जो भी फिंगरप्रिंटिंग है वो सारी निकल आती हैं। एंड होता क्या है कि फाइनली जो भी वो था, विक्टिम था या जिसने भी कार्य किया, तो उसके बारे में पता चल जाता है। अब चलिए, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में यूजेस देखते हैं कि यूज क्या क्या किए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अलग अलग उसमें किया जाता है। पहला जो है वो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी विवाद है उनको सुलझाने के लिए
कैसे कि मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स एंड आप हैं, एंड आप जो है वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो आप ही के फादर हैं सारा कुछ, बट कल को आकर कोई अपना दावा करने लगे आपकी संपत्ति में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो ऐसे विवादों को सुलझाने में हेल्प कर सकती है। वहीं आनुवांशिक बीमारियों की पहचान या उनसे संबंधित चिकित्सीय कार्यों के लिए, जैसे कि कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं, तो उनकी पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प कर सकती है, प्लस उनके चिकित्सीय कार्य के लिए भी, यानी उनकी चिकित्सा के लिए कि किस तरीके से कोई भी बीमारी है उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा बच्चों के वास्तविक माता पिता के पहचान के लिए, ठीक है, अगर कोई भी बच्चा दावा कर रहा है जैसे एक ऑलरेडी मिनिस्टर थे, तो एक्चुअल में आई थिंक हाँ 25 to 30 ईयर के मैन थे जिन्होंने ये दावा किया था कि वो उनके पेरेंट हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू बच्चों के वास्तविक माता पिता की पहचान भी की जा सकती है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि अभी हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों से संबंधित जो भी मामले हैं उन सभी को सुलझाने के लिए जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के दौरान शवों की पहचान, बहुत बार होता क्या है कि जैसे रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, बस एक्सीडेंट वगैरह या कार एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट कभी कभी हो जाता है, तो उसमें जो शव होते हैं उनकी पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करती है। उसके अलावा विश्व में प्रजातियों यानी जो स्पीसीज के भौगोलिक वितरण का पता लगाने के लिए, भौगोलिक वितरण बेसिकली वो स्पीसीज कहाँ से बिलोंग करती हैं उस चीज का पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन देखिए हर टेक्नोलॉजी की अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं, सेम वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, वो एक दायरे में रहकर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो किस तरीके से किया जा सकता है, अब देखिए कहीं, अब जैसे हम हर उसके बारे में बात करते हैं, हर तकनीक के बारे में बात करते हैं, तो हर तकनीक के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या सीमाएं हैं वो देख लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो नमूना जो है वो सरलता से नष्ट हो सकता है। मतलब कि जो भी मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड वगैरह या जो भी नमूना लिए, एक नमूना लिया जाता है ना, तो वो जो है उसे डायरेक्टली किसी भी इजीली बहुत ही आराम से नष्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जेनेटिक जंक के सूक्ष्मतम कण जो है वो डीएनए नमूनों को संक्रमित कर उन्हें अनुपयोगी बना देते हैं। होता क्या है कि ये जो जेनेटिक जो जंक के सूक्ष्मतम कण होते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, उसे कुछ ही टाइम के लिए वो किया जा सकता है। अगर वो उसमें मिक्स होने लगे तो जो भी नमूना लिया गया है, जो भी जैसे ब्लड वगैरह लिया गया है, तो वो उन्हें क्या कर देता है, अनुपयोगी कर देता है। और एक बार अनुपयोगी होने के बाद उन्हें दोबारा से जिस व्यक्ति का नमूना लिया जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से अगेन बुलाना पड़ेगा। अब उसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कार्य करने के लिए एक उपयुक्त नमूने की आवश्यकता होती है। फिर भी पीसीआर यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन नामक एक नवीन तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकाला जा सकता है। लेकिन होता क्या है, पीसीआर में जो भी डीएनए उपयोग किया जाता है, जो भी नमूना उपयोग किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जो संक्रमण विहीन छोटे छोटे नमूने होते हैं, अगर वो जो है वो संक्रमण विहीन हो चुके हैं, उनमें संक्रमण फैल चुका है, तो उनको दोबारा से प्राप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये काफी ज्यादा जटिल होने के कारण डीएनए पैटर्न को, अब ये जो डीएनए पैटर्न होता है उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, उसके लिए भी एक अच्छे से कह सकते हैं कि ट्रेंड होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए उस बारे में, तभी वो उसे सही ढंग से पढ़ सकता है। क्योंकि उसमें भी देखिए किसी भी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किसी ना किसी व्यक्ति की लाइफ जुड़ी हुई हो सकता है कि उस व्यक्ति की गलती के कारण किसी और को सजा मिल जाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने अपराध नहीं किया है, अब रिपोर्ट पढ़ने में या जांचने में अगर 19-20 हो जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। प्लस एक
प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आराम से नष्ट हो सकती हैं, प्लस कहीं ना कहीं उसकी सीमाएं ये भी हैं कि ये करप्शन वगैरह की उसमें भी जा सकती हैं, बट ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सीमाओं में मैंने जो जो सीमाएं आपको बताई हैं सिर्फ वही एग्जाम में लिखकर आना है। चलिए अब आ जाता है जीन थेरेपी। आखिर जीन थेरेपी होता क्या है, तो अब बात कर लेते हैं जीन थेरेपी के बारे में। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि कहीं ना कहीं जीन की संरचना में अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीन जो है वो हमारी बॉडी में उपस्थित नहीं है जिसे उपस्थित होना चाहिए था। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसी बीमारियों का उपचार जो है वो भी संभव हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस, जेनेटिक डिसीजेस होती थी जिन्हें सही करना जो है वो काफी लगभग जो है हम ये कह सकते हैं कि मुश्किल ही होता था। तो उस मुश्किल को सही करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का विकास जो है वो किया गया और इसकी सहायता से बीमारियों का उपचार जो है वो आसानी से किया जा सकता है। जीन चिकित्सा के माध्यम से जो भी अनुपस्थित या जो विकृत जीन होता है उसे पहचान करके उसकी जगह पे उसे काट करके जो दोषमुक्त जीन होता है उसे क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब इसमें जो है वो मेनली 3 गतिविधियां प्रयोग में लाई जाती है। वो 3 गतिविधियां कौन कौन सी हैं जीन थेरेपी में? जीन प्रतिस्थापन यानी जीन रिप्लेसमेंट, जीन सुधार, जीन करेक्शन, जीन ऑगमेंटेशन और जीन ये जो है मेनली ये 3 प्रोसेसेस जो हैं वो लाई जाती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम जीन उसकी बात करें, जीन थेरेपी की बात करें, तो जीन थेरेपी में जिस जीन को रिप्लेस किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया जीन चिकित्सा के माध्यम से अनुपस्थित अथवा विकृत जीन की पहचान करके उसे काट करके उसकी जगह दोषमुक्त जीन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि है क्या कि इसे जैसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये कोई स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थायमीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है। ये जो है ये एक सही स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए कि ये क्या हो कि इसमें से कोई भी ऐसी जगह है जो है ये अपनी जगह एक्सचेंज हो जाए, यानी कि C और T हो जाए और G और A हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसमें जो गलत जीन है इनको क्या करने के लिए, सही जीन डालने के लिए जीन को क्या कर दिया जाता है, काट करके प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि जो नॉर्मल सीजर्स होती हैं वो नॉर्मल सीजर्स नहीं इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें एक स्पेसिफिक सीजर होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो जीन थेरेपी जो है वो बिल्कुल संभव है, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ये जो जीन थेरेपी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ जाती है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी है कि जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली वगैरह से ही बिलोंग करती है, बट फिर भी जीन चिकित्सा की हम बात करते हैं तो इसमें 3 प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं: जीन रिप्लेसमेंट, जीन करेक्शन एंड जीन ऑगमेंटेशन। ठीक है, आखिर इस जीन चिकित्सा के क्या क्या ह्यूमंस के लिए फायदे हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो बीमार है, या फिर क्योंकि अगर जीन सही ढंग से नहीं वर्क कर रहे हैं या सही अपनी जगह पे नहीं है तो ह्यूमंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा मेटास्टैटिक मेलानोमा का उपचार चालू किया गया है। उसके अलावा माइलॉइड कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले जो रोग हैं उनके भी उपचार चालू हो गए। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि कहीं ना कहीं जीन्स से होती हैं, तो उनके उपचार जो है वो इन्हें चालू किया गया। उसके अलावा पार्किंसंस का रोग उपचार जो है वो भी इसके द्वारा किया जा रहा है। उसके अलावा एंटीगटन कोया का उपचार, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कैंसर के कुछ प्रकारों का उपचार जो है वो किया जा रहा है। उसके अलावा चूहिया जो होती है उसमें सिकल रोग होता है, तो सिकल रोग, जो चूहिया में सिकल रोग था वो जीन थेरेपी की ही सहायता से बहुत ही आसानी से किया गया है। उसके अलावा
SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी या फिर बबल बॉय रोग जो होता है, अगर आपने कभी बबल बॉय रोग सुना होगा तो बबल बॉय रोग का उपचार भी जो है वो 2002 में शुरू किया गया था। लेकिन जैसे कि हमने सभी उसके बारे में बात किया, तो अब इसके बारे में भी बात करेंगे कि जीन थेरेपी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, आखिर जीन चिकित्सा जो है उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो जब हम जीन चिकित्सा की अगर बात करें तो इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं हैं जिनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो पहली जो है कि अलग अलग तकनीक जो है, इसमें काफी ज्यादा तकनीकों का विकास हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं जिन भी उनका विकास हुआ है, यानी किसी भी टेक्नोलॉजी का, तो उसकी सीमाएं रही हैं। तो विभिन्न तकनीकों के अवरोधों के कारण जो है वैज्ञानिकों को जीन चिकित्सा में सफलतापूर्वक उपयोग करने में काफी सारी बाधाएं आती हैं। लेकिन काफी सारी स्टडीज वगैरह किए गए तो उसमें काफी सारे उपचार जो हैं वो सफलतापूर्वक हासिल किए गए हैं। जैसे वो कौन कौन से उपचार हो सकते हैं, तो तकनीक पहलुओं के साथ साथ अनेक नैतिक एवं धार्मिक जो है वो भी इससे जुड़कर आ जाते हैं। अब कैसे, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जीन चिकित्सा की जा रही है। अब जीन चिकित्सा के जरिए हो सकता है कि उस व्यक्ति में काफी सारी चीजें जो है वो इस चिकित्सा के जरिए किसी भी व्यक्ति की सही हो जाए। लेकिन होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीन है उसमें अगर उसे सही करने के लिए किया जाता है तो नो डाउट सही हो जाएगा ये थेरेपी के थ्रू। बट अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका मानसिक और जो भौतिक क्षमताओं का जो विकास है, जो भौतिक क्षमताओं से युक्त सुपर ह्यूमंस तैयार किए जा सकते हैं, परंतु वर्तमान में प्रयुक्त जीन चिकित्सा तकनीकों में कुछ सीमाएं हैं। अब जैसे जीन चिकित्सा की लघु आवधिक प्रकृति होती है। अब इसमें ये क्या होता है कि जो जीन चिकित्सा की लघु आवधिक प्रकृति है, इसमें शरीर के अंदर संकलित जो डीएनए होता है उसी के जरिए किसी भी प्रकार का सतत दीर्घावधिक लाभ जो है वो मुश्किल है। अब ये इसकी कुछ लिमिटेशंस ही हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति में आप किसी का भी जीन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और किसी भी जीन को हटाकर दूसरा जीन रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इन जीन में प्रॉब्लम ये है कि ये जो है इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होती, क्योंकि इनमें अनेक कोशिकाओं की प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा विभाजित होती रहती है, यानी इनमें तीव्र विभाजन होता है, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार के उपचार के लिए अक्सर जो है वो जीन चिकित्सा के काफ़ी सारे राउंड्स यानी अनेक चक्रों की सहायता लेनी पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। आखिर ये प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो जो भी बॉडी होती है उसमें हम देखते हैं कि शरीर के ऐसे वाहकों की पहचान की जाती है जो कि बाह्य पदार्थ के रूप में परिवर्तन योग्य जीन का वहन करते हैं और इस आघात को करने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। अब ये जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है ये क्या करते हैं, आघात करने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न कर लेते हैं, और जब बॉडी में एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं जो हमारी बॉडी है उसने उस चीज़ के प्रति रेजिस्टेंस पावर जनरेट कर ली है, और जब बॉडी में रेजिस्टेंस पावर जनरेट हो जाती है तो वो कोई भी चीज़ उसमें की जाती है उससे रिलेटेड तो वो थोड़ा सा कम ही असर करती है। नेक्स्ट है विषाणु वाहकों की समस्या। अब ये क्या होते हैं, इसमें अक्रियाशील विषाणु वाहकों जो होता है उनके उपयोग को लेकर काफी सारे जैसे प्रतिरक्षी और उत्तेजनशील प्रक्रियाओं की संभावना, जीन नियंत्रण और विशिष्ट ऊतकों को लक्षित करने में कठिनाई, रोज जन्यता को बनाए रखना या फिर उसे प्राप्त करना, ये जो है ये काफी ज्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद होता है जीन बहुल विकृति। ये जीन बहुल विकृति क्या है, तो जीन बहुल विकृति की अगर हम बात करें तो उपचार संबंधी जो भी जानकारी है इनका अभाव देखने को मिलता है जीन चिकित्सा के जरिए। लेकिन एकल जीन विकृति का जो उपचार है वो समझा गया है, जैसे कि अनेक बीमारियां जैसे कि हृदय रोग हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, मधुमेह वगैरह जो है वो बहुल जीन के संपर्क के कारण हो सकती हैं। काफी सारी बीमारियां जो हैं वो हमारी आनुवांशिक होती हैं,
लेकिन इनसे संबंधित तकनीक और समझ जो है वो विकसित नहीं हो सकती तब तक कि जीन चिकित्सा के जरिए इनका उपयोग नहीं किया गया हो। चलिए अब इसके पक्ष में कुछ लोग जो है वो जीन चिकित्सा के पक्ष में तर्क भी देखते हैं। देखिए हर उसके लिमिटेशंस हैं, कुछ पक्ष में तर्क देंगे, कुछ खिलाफ में तर्क देंगे। तो पक्ष में तर्क की बात करते हैं कि जीन चिकित्सा के पक्ष में क्या तर्क है। तो व्यक्ति में रोग के लक्षण दिखने से पूर्व ही उसका रोकथाम किया जा सकता है। जीन थेरेपी के थ्रू या जीन चिकित्सा के थ्रू ही अगर किसी भी व्यक्ति में मान लीजिए कि कोई भी लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं, लक्षण दिखने से पहले ही उसे की रोकथाम की जा सकती है। जर्मलाइन जीन चिकित्सा के जरिए व्यक्ति और उसकी भावी पीढ़ी से संबंधित बीमारी को समाप्त किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं, तो उनका इलाज भी किया जा सकता है। जैसे कि होता क्या है कि किसी को जेनेटिक डिसीज होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो। उसके अलावा रोग उपचारों की अलग अलग विधियों का पता लगाने में भी ये काफी ज्यादा उपयोगी होती है। अब ये तो हो गया इसके पक्ष में तर्क। अब इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं कि इसके विपक्ष में क्या तर्क है। तो रोगियों और उनकी भावी पीढ़ी पर जीन चिकित्सा के प्रभाव जो हैं उनको देखते रहना पड़ता है, यानी उनके लिए निगरानी करनी पड़ती है कि कहीं वो प्रॉब्लम जो है वो सही हुई है या नहीं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चेक करते रहना पड़ता है। उसके अलावा यदि अविकसित भ्रूण या फिर बच्चों पर शोध किया जाना हो तो पूर्व सूचना युक्त सहमति का प्रश्न जो है वो सामने दिखता है, क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो भ्रूण जांच पर शोध वगैरह जो है वो किया जा सकता है। लेकिन पूर्व सूचना युक्त सहमति का प्रश्न दिखता है कि अगर मान लीजिए कि हुआ क्या है कि पूर्व सूचना ली गई है किसी का भी, अगर उसके भ्रूण में या शोध वगैरह किसी भी प्रकार का किया जा रहा है, तो क्या उस चीज से रिलेटेड जो जिस भी व्यक्ति पर किया गया है तो क्या ये जानकारी ली गई है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आज की क्लास में जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ लेते हैं, फिर इसे खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आखिर होता क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के किसी विशेष लक्षण या फिर लक्षणों में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उनको सुधार लाने के उद्देश्य से या फिर नियंत्रित करने के उद्देश्य से जीन में कृत्रिम तरीके से परिवर्तन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि कृत्रिम तरीके से किसी भी चीज में परिवर्तन कर देना। इसीलिए किसी भी विशेष डीएनए खंड को या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति या जीन को अलग करके उन्हें नए जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है। जीन या फिर जीनों में किसी भी प्रकार के जीवाणु से मनुष्य में अथवा पौधे जंतुओं में हस्तांतरित किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। वहीं इसी में जीनों का एक बिल्कुल नए प्रकार का पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कि पुनर्संयोजित डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। और जीन अभियांत्रिकी तकनीक के माध्यम से किसी भी जीवों में वांछित जो लक्षण है उसे प्राप्त किया जा सकता है। अब ये क्या होता है कि जैसे ये हम ये कह सकते हैं कि कोई मतलब मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, अब उनके उसमें है क्या कि इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हम ऐसा चाहते हैं कि दोनों ही यानी पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हम दोनों को ये डांस नहीं आता बट हमारा जो बेबी हो वो बहुत ही अच्छा डांसर है, उसे बहुत ही अच्छा डांस आता। अब देखिए उसमें काफी चांसेस ये हो जाते हैं कि अगर किसी भी यानी या तो मदर को आता हो या फादर को आता हो तो जीन के सोर्सेस हो सकते हैं, जीन के थ्रू उस बच्चे में वो गुण पाए जाएं कि उसे भी डांस आए। या फिर दूसरा ये किया जा सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा जीन्स वगैरह ले लिया जाए जो कि बहुत ही अच्छा डांसर, और फिर जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसे उस तरीके से फिक्स कर दिया जाए, यानी जीव में इस तरीके से फिक्स कर दिया जाए कि
तो चांसेस हैं कि यानी जो बेबी पैदा होगा तो हो सकता है कि उसे डांस वगैरह पसंद हो, या डांस उसे जो है वो अगर फ्यूचर में सिखाया जाए तो वो अच्छे से बन जाए। तो मेनली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, जीन अभियांत्रिकी, वो बेसिकली यही है कि जो पेरेंट्स, वो जीव में भी की जा सकती है, जीन के थ्रू जीवाणु वगैरह में किसी में भी हस्तांतरित की जा सकती है, पौधे में भी हस्तांतरित की जा सकती है। कोई ऐसी क्वालिटी, स्पेसिफिक ऐसी क्वालिटी जो हम चाहते हैं कि आने वाली हमारी जनरेशन में हो बट हम में नहीं है, तो वो जीन प्लांटेशन के थ्रू यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू संभव है। बट जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू नो डाउट ये चीजें जो है ये संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो इसमें जीन अभियांत्रिकी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण या फिर लाभ है, इसकी सहायता से अश्राद्ध या फिर आनुवांशिक बीमारियों का निराकरण भी किया जा सकता है। उसके अलावा इसके अतिरिक्त इसके माध्यम से पशुओं के अधिक उत्पादन, जैसे जो भी पशु हैं उसमें उत्पादन या फिर नस्ल जो है वो इस तरीके से विकसित की जा सकती हैं आने वाले टाइम पीरियड में, कि वो जो है वो जैसे ज़्यादा दूध दें या इस तरीके से। उसके अलावा जीन अभियांत्रिकी का उपयोग प्रेजेंट टाइम में एड्स, हृदय से संबंधित रोगों, मलेरिया, हीमोफोलिया जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए उनके वैक्सीन के निर्माण में प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग। छोटा सा टॉपिक है, इसे भी देख लेते हैं। डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार यानी न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। सो ये जो है इनको चरणबद्ध करने की जो क्रिया होती है उसी को डीएनए अनुक्रमण यानी डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इन्हीं को सभी को मिलाकर एक साथ कार्य। अब जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो इसका सबसे बड़ा डीएनए अनुक्रमण का एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा इसकी हेल्प से विभिन्न आनुवांशिक बीमारियां जैसे जेनेटिक डिसीजेज जैसे अल्जाइमर हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गए, मायोटोनिन डिस्ट्रोफी हो गई, कैंसर हो गया, इनसे निजात पाया जा सकता है। तो ये था डीएनए सीक्वेंसिंग। चलिए कल की क्लास से हम आईवीएफ एंड सरोगेसी से एंड क्लोनिंग से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। उससे पहले आपको वेटनेरी आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।